हादसे की करेंगे। किन्नौर में हादसे वाली जगह पर एक बस को नुकसान पहुंचा है। आवाजाही के लिए यहां पर हाईवे को खोल दिया गया है। हिमाचल रोडवेज की बस पर बड़े बड़े पत्थर गिरने की वजह से 2 महिलाएं घायल हो गई हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार यहां पर पत्थर गिर रहे हैं। पत्थर गिरने के बावजूद आवाजाही को यहां पर खोल दिया गया है। हाईवे को यहां पर खोल दिया गया है। सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक हाईवे खुला रहेगा। किन्नौर हादसे में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किन्नौर की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर पत्थरों के गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। टीम जो है यहां पर रेस्क्यू अभियान के लिए पहुंची है, लेकिन इस दौरान जान जोखिम में डालकर वो काम तो कर रही है, लेकिन पत्थरों के गिरने की प्रक्रिया लगातार यहां पर जारी है। तो किन्नौर का पूरा मामला है, जहां पर बुधवार को हादसा हुआ था और बुधवार के बाद लगातार यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। बड़ी बात यह है कि हाईवे को खोल दिया गया है। आवाजाही के लिए इस हाईवे को खोला गया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहां पर लगातार पत्थर गिर रहे हैं। इसके बावजूद भी इस हाईवे को खोला गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर लोग भागकर अपनी जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर वो तस्वीर है जिसमें अचानक से बस पर पत्थर गिरने लगे। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी तरीके का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एचआरटीसी की बस बुरी तरह से यहाँ पे क्षतिग्रस्त हो गई। हमारे संवाददाता रणवीर सिंह हमारे साथ शिमला से लाइव जुड़ गए हैं। रणवीर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस तरीके से तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, पत्थर गिरने की प्रक्रिया भी जारी है, इसके बावजूद वहां पर हाईवे को खोल दिया गया है, तो क्या इस वक्त हाईवे को खोलना सुरक्षित है? जी देखिए, एनएच है तो जाहिर सी बात है कि एक ये भी रहता है कि जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है या किसी एम्बुलेंस जो है एक बड़ी वो जिम्मेदारी रहती है और सेना का काफिला भी गुजरता है, तो बहुत सारी ऐसी जो चीजें हैं उनके लिए जो है नेशनल हाईवे को खोल दिया जाता है। और यही प्रशासन की कोशिश रहती है कि कोई आपात स्थिति ऐसी ना हो और वहां पर कोई और अन्य विकल्प है नहीं, तो इसलिए शायद एनएच को खोल दिया गया है। और जहां तक हादसे की बात करें, देखिए अभी इसमें एक और अपडेट आई है कि जो एक और शव जो है बरामद हुआ था, तो जो संख्या है मरने वालों की वो 17 पहुंच गई है और 13 लोग इसमें अभी भी जो है लापता बताए जा रहे हैं और इंजर्ड की संख्या भी इतनी ही है। तो जो ये मौत का सिलसिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कल ये जानकारी दी कि वहां पर पहले मैनुअली काम किया जा रहा था, क्योंकि संभावना थी कि शायद कुछ और लोग इसमें दबे हों कि किसी को जो है बचाया जा सके, लेकिन अब वो संभावना बहुत कम नजर आ रही है। तो राज्य सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई कि अब बड़ी मशीनों को वहां पर लगाया गया है, तो बड़ी मशीनों से जो है अब मलबे को हटाया जाएगा। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी चल रहा है, लेकिन परेशानी किस तरह की है देखिए, पिछले कल शाम को करीब 4:30 बजे के आसपास जो है फिर से वहां पर पत्थर गिरे हैं। एक बस में जो कुछ सवारी थी, 2 सवारी थी, उन्हें जो है चोटें पहुंची हैं और वहां पर वीडियो भी निकल कर आया कि किस तरह से लोग वहां से भागे हैं। खासकर जो रेस्क्यू जो दल था वो भी और कुछ स्थानीय लोग थे वो भी वहां पर भागते हुए नजर आए। तो ये परेशानी वहां पर लगातार बनी हुई है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि वहां पर स्थिति अभी ठीक नहीं है। जो चट्टानें गिर रही हैं, बार बार ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पर लगातार जो है चुनौती बनी हुई है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जिसे बीच बीच में स्थगित करना पड़ रहा है। अब ये सिलसिला जो है आज भी जारी रहेगा, चौथा दिन है और वहां पर शवों को ढूंढने का काम जो है चल रहा है, क्योंकि अब ये संभावना पूरी तरह से जताई जा रही कि अब शायद ही कोई जो है जिंदा वहां पर मिल पाए। जी कुसुम। जी रणवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बुधवार को ये पूरा हादसा हुआ था और बुधवार से ही रेस्क्यू में टीम जुट गई थी, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस रेस्क्यू अभियान के दौरान कई तरीके की मुश्किलों का सामना टीम को करना पड़ रहा है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि बार बार
किस तरीके से चट्टानों से पत्थरों के गिरने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस दौरान जो भी टीम वहां पर रेस्क्यू के लिए जुटी हुई है उसे ऐसे ही भागकर अपनी जान बचानी पड़ रही है। बात आगे की करते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन जबरदस्त गहमागहमी देखने को मिली है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर जमकर बरसे। विपक्ष सदन के बाहर तो सत्ता पक्ष सदन के अंदर गरजा। सत्ता पक्ष की ओर से सीएम ने मोर्चा संभाला और विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने भी पलटवार में कोई कसर नहीं छोड़ी। सीएम ने नेता प्रतिपक्ष को यहां तक कहा कि वो अपने सदस्यों को बोलने तक नहीं देते। उनकी कुर्सी में स्प्रिंग लगा हुआ है और जिस तरह से बंजी जंपिंग में डॉल उछलती है उसी तरह से प्रतिपक्ष उछलते रहते हैं। राजनीति के लिए और खबरों के लिए विपक्ष ये सब करता है। इतना ही नहीं, सीएम ने यह भी कहा कि विपक्ष खबर का भूखा है और इसी खबर की भूख के चलते उनका मानसिक दिवाला निकलता गया है। मुकेश अग्निहोत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि जयराम ठाकुर एक्सीडेंटल सीएम हैं और नेता प्रतिपक्ष को बोले बिना उनकी दिनचर्या पूरी नहीं होती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का दिवालिया निकल गया है और हिमाचल प्रदेश को इस सरकार ने आर्थिक तौर पर दिवाला बना दिया है। देखिए, हम तालमेल के लिए हम कोई बाध्य नहीं है, बड़े स्पष्ट होने की आवश्यकता। जो बेस्ट पॉसिबल कोऑपरेशन हमारी ओर से जो करने की जरूरत है वो की है। सदन के संचालन में आपने देखा कि सबसे कम हम बोले और सबसे ज्यादा जो है एक ही आदमी बोलते हैं। वो हर बात पर उछलते हैं, जैसे जैसे जो बंजी जंपिंग होती ना वैसे उछल कूद करते हैं। जैसे ऐसा लगता है कि कुर्सी पर वहां पर स्प्रिंग लगा के रखा है, जो वो एक जो डॉल होती है वो उछलती है उस पर। किसी सदस्य को अवसर ही नहीं देते, मौका ही नहीं देते। ये पीड़ा उनके सदस्यों के बीच में भी है, तो उसको उनको समझना चाहिए। विपक्ष का नेता, उनके साथ विपक्ष का नेता का शब्द लगा हुआ है और विपक्ष के नेता के नाते उनको तब बोलना चाहिए जब बाकी सदस्यों को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। उसके बाद अंत में उनको कंक्लूड करना है कि अगर बात नहीं बन पाई तो अपनी बात कहनी चाहिए। लेकिन अपनी ही बात से शुरू करना चाहते हैं, अपनी ही बात से खत्म करना चाहते हैं, तो ये तरीका जो है वो ना विपक्ष में उनके सदस्यों को स्वीकार है और यहाँ हमारी तरफ भी हमको। वहाँ पे एक अध्यक्ष लगातार ये कह रहे हैं कि मैं एक विचारधारा से संबंध रखता हूँ, मुझे बहुत फक्र है कि मैं उस विचारधारा का व्यक्ति हूँ। आप अपनी विचारधारा अपने पास रखें। जब आप इस कुर्सी पे सुशोभित हैं तब आपको जो है न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, आपको न्यायपूर्ण व्यवस्थाएं देनी पड़ेंगी। आप विपक्ष का एजेंडा नहीं लगाएंगे, विपक्ष के लोगों को बोलने नहीं देंगे, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो इसलिए विधानसभा अध्यक्ष के रिमूवल का प्रस्ताव हमने दिया और इस सरकार की हालत क्या है उसका अंदाज़ा आप ये लगा सकते हैं। खैर ये तो मालूम ही है कि ये जयराम जो है एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री हैं, बनना किसी और को था। वो उनका मूल अधिकार है, मैं उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैंने अपनी बात, जब मैं धन्यवाद सभी का इस माननीय सदन में कर रहा था, तो वो आंकड़े आपके पास पहुंच गए होंगे कि किस विषय पर किस दल को कितना समय कितने व्यक्ति बोले। इसलिए इस सेशन के दौरान इस सदन में जो बात की जाती है वो सारी ऑन रिकॉर्ड होती है। ये कहीं किसी जनसभा का उल्लेख नहीं है, इसलिए मुझे लगता कि जो वो कह रहे हैं वो तथ्यों से परे है। टोक्यो ओलंपिक से लौटे चैंपियंस को हरियाणा सरकार की तरफ से सम्मानित किया गया। खिलाड़ियों को नगद राशि दी गई है। इस मौके पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और खेल मंत्री संदीप सिंह भी समेत कई नेता यहां पर मौजूद रहे। गोल्ड मेडलिस्ट और नीरज चोपड़ा को 6 करोड़ की इनाम राशि के साथ यहां पर सम्मानित किया गया। रवि दहिया और बजरंग पूनिया को भी यहां सम्मानित किया गया। हरियाणा सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। पदक विजेता खिलाड़ियों में गोल्ड मेडल के लिए नीरज चोपड़ा को 6 करोड़, सिल्वर मेडल जीतने वाले पहलवान रवि दहिया को 4 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले पहलवान बजरंग पूनिया को 2.5 करोड़ की नगद राशि मिली। साथ ही पुरुष हॉकी के 2 खिलाड़ियों
सुरेंद्र कुमार और सुमित को भी 2.5 करोड़ की राशि मिली। पहलवान बजरंग पुनिया और रवि दहिया ने हरियाणा सरकार की खेल नीति की जमकर सराहना की। स्पोर्ट्स में मतलब इतना काम कर रहे हैं जो हमारी सरकार है, हरियाणा सरकार, इन्होंने इतना काम कराया है और इतने मतलब लगातार सारे खेलों के प्रति इतनी रुचि दिखा रहे हैं। और हमारे जो मंत्री जी हैं वो मतलब इतना खेलों के प्रति इतना हो रहा है। जो हमारे खेल मंत्री जी संदीप जी हैं, उन्होंने खुद मतलब हमसे पहले ही मिलने आए थे गेम्स में, टूर्नामेंट इसमें टोक्यो में जाने से पहले। तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और सबको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए काफ़ी सुविधाएं और गवर्नमेंट लग भी रही है उन चीज़ों पे। अभी नर्सरियाँ बनवा रही है, 1000 नर्सरियाँ हैं, रिहैब सेंटर बनवा रहे हैं, गांव-गांव में स्टेडियम बनवा रहे हैं। तो वो हरियाणा सरकार की अच्छी चीज़ें हैं, उससे हमारे आने वाला भविष्य और सुनहरा होगा। पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में खिलाड़ियों पर जमकर धनवर्षा हुई। भारतीय महिला हॉकी टीम के हरियाणा की 9 खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए की राशि दी गई। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पहलवान दीपक पुनिया और महिला बॉक्सर पूजा बोहरा को भी 50-50 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। डिप्टी सीएम ने प्रदेश में 5 स्पोर्ट्स एक्सीलेंस सेंटर बनाने की घोषणा की, तो वहीं खेल मंत्री संदीप सिंह ने खिलाड़ियों को चोट से उबरने के लिए हरियाणा में 4 रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाने की बात कही। तमाम विजेताओं को सरकारी नौकरी का ऑफर लेटर, उनके जो अनाउंस्ड मनी थे, फर्स्ट प्लेस को 6 करोड़, सेकंड प्लेस को 4 करोड़, थर्ड को 2.5 करोड़ और जो ब्रॉन्ज की रेस में आए उन तमाम साथियों को 50-50 लाख रुपए और जो ओलंपिक पार्टिसिपेट कर आए उनको 15 लाख रुपए से तमाम 32 खिलाड़ियों को हमने सम्मानित करने का काम किया है। और यही उम्मीद करते हैं कि 32 के 32 आने वाले दिनों में 32 लाख युवाओं की आगे की जीवनी को एक नई दिशा देने का काम करें। ये 4 बड़े रिहैब सेंटर होंगे और जो हमारे जोन हैं चारों जोन में एक होगा, जिससे कि 2 डिस्ट्रिक्टें, 2 जोन होंगे 5-5 डिस्ट्रिक्ट के, 2 जोन होंगे 6-6 डिस्ट्रिक्टों के। और इसमें बेसिकली क्या होता है, जब खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है शुरुआती तौर पे, यहाँ प्रो कर रहा है, यहाँ अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इंजरी हो जाती है, तो वो अपने एरिया में रहकर, अपने घर के पास रहकर, अपने घर में रहकर इंजरी को रिकवर कर सकता है। क्योंकि बहुत से खिलाड़ी ऐसे पुराने टाइम में, मेरे टाइम में भी, आज के युग में भी, इवन हम बजरंग की बात करें, यहाँ हम रानी रामपाल की बात करें, आप इनसे पूछिए जब ये ओलंपिक्स की तैयारी कर रहे थे तो कितनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इंजरी का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक रिहैब सेंटर एक ऐसा होता है जिससे आप उस चीज़ से निकलकर अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हो, अपनी मेडल की तरफ बढ़ सकते हो। और ऐसे नीरज चोपड़ा, खराब सेहत की वजह से नीरज चोपड़ा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समारोह में जुड़े और इस सम्मान के लिए हरियाणा सरकार का धन्यवाद जताया। ओलंपिक खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय शामिल हुए, साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने छोटे भाई के निधन के कारण समारोह में शामिल नहीं हो सके। मनोज कुमार, न्यूज़ 18, पंचकुला। खबर मंडी से है। मंडी में एक आशिक ने एक तरफा प्यार में पागल होकर लड़की को मारने का एक प्लान बनाया, लेकिन उससे पहले उसकी दादी को उसने मौत के घाट उतार दिया। वारदात सुंदरनगर शहर में भोजपुर बाजार की है। जानकारी के मुताबिक हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षु डॉक्टर झारखंड निवासी कुणाल चटर्जी कॉलेज के एक प्रशिक्षु डॉक्टर से प्यार करता था। इस एक तरफा प्यार की शिकायत उक्त लड़की ने कॉलेज के प्रबंधन को दी, लेकिन कॉलेज प्रबंधन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। बीती रात को सिरफिरा लड़की को मारने के लिए उसके घर तक पहुंच गया, लेकिन वहां पर वो अपनी दादी के साथ थी। ऐसे में उसने पहले दादी को मौत के घाट उतारा और उसके बाद लड़की को मारने की कोशिश की। लड़की ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई और चिल्लाकर पड़ोसियों से मदद मांगी। लोग एकजुट हुए और आरोपी को मौके पर ही धर दबोचा गया। पुलिस ने भी मौके पर आकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये अकृत्य घटना जो हुई है, इतनी हैवानियत के साथ किसी लेडी को मारा गया है, तो हम उसके इंसाफ के लिए यहाँ पे आए हैं। जिस लड़की के पीछे वो लड़का उस घर तक पहुँच गया, उस लेडी को मार दिया, हम सिर्फ उस चीज़ की जिम्मेवारी तय करने आए हैं आज यहाँ पे। उन्होंने कॉलेज में कई बार कंप्लेंट्स दी, कई बार उनसे कहा कि मुझे इंसाफ दिलाओ, मेरे को वो तंग करता है लड़का।
पर वो चीज़ इन्होंने उसको बड़ा ही छोटा मसला समझ के सिर्फ बच्चों को बुलाया और समझाया और छोड़ दिया। बल्कि लड़की के पेरेंट्स माता पिता दोनों आए थे, लड़की नहीं थी बल्कि माता पिता आए थे। वो हमारे वो जो थे देवेंद्र शर्मा से उनसे मिले हैं, तो उनको यही कहा गया उनके भी ऐसे लड़का है, तो उन्होंने कहा कि उसको थोड़ा तंग कर रहा है। तो हमने कहा ठीक है, तो उनको भी कहा कि फिर उसके बाद शाम को उसको लड़के को बुलाया, ने अपने चैम्बर में बुलाया, उसको समझाया कि बेटे आप जो काम करने आए हो, पढ़ाई वगैरह जो भी है वो कीजिए, लेकिन ये ऐसे कामों में मत लीजिए, अपना पढ़ाई में ध्यान दो। इतनी दूर से तुम लोग झारखंड से आए हुए हो तो अपना पढ़ो। 302, 307 में सुंदरनगर थाने में दर्ज है। जिस तरह विदित है कि एक लेडी जो है उनकी मर्डर हुआ है, और बाकी इसमें कार्रवाई अभी चल रही है। स्पॉट का निरीक्षण चल रहा है, फॉरेंसिक टीम भी अपना इवैल्यूएशन करेगी, और हम भी जो कंसर्न्ड हैं सभी लोग इसमें जुड़े हैं किसी तरह, उनसे हम पूछताछ कर रहे हैं।